हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं NSE-JS का एक और असाइनमेंट सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो उससे पहले लेट्स सी, ये हमारे कुछ प्लस कोर्सेज रन कर रहे हैं और आप जाके इन प्लस कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सो उनके लिए कुछ टेलीग्राम लिंक्स और कुछ PYQs असाइनमेंट्स के लिए आपके लिए मटीरियल है, आप उसको जाके पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम? इनमें से करेक्ट IUPAC नेम कौन सा है? सो यहाँ पे देखिए सब जगह हेप्टेन हेप्टेन दी गई है, तो हम एक हेप्टेन 2 3 4 5 6 7 ओके, तो पहला वाला ट्राई करते हैं। 3 पे इथाइल है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड फोर्थ पे डाई मिथाइल है, तो यहाँ और यहाँ डाई मिथाइल है। तो 3 इथाइल नंबर करते हैं, इसको दूसरे कलर के पेन से नंबर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो नंबर इधर से क्यों किया है? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर रहे हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते ही यहाँ से थर्ड कार्बन पे हमको इथाइल ग्रुप मिलता है और फोर्थ कार्बन पे डाई मिथाइल, यहाँ पर भी एक मिथाइल है और यहाँ पर भी एक मिथाइल है, डाई मिथाइल ग्रुप मिलता है। सो दिस नेम सीम्स टू बी करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 4,4 डाई मिथाइल 3 इथाइल। देखिए नाम देते वक्त डाई को कंसिडर करते नहीं, डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर करते नहीं है, और यहाँ पर डी इसलिए इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है जो कि गलत है। सो हमें ई और एम को कंसिडर करना था, तो ई पहले आता है, तो वही करेक्ट आंसर है। सेम आपके लोकेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बाकी 5 इथाइल का मतलब है कि यहाँ पर इथाइल लगा हो। अगर जैसे ही इथाइल यहाँ पर लगता, तो आप ये वाले इथाइल की काउंटिंग अगर यहाँ पे लगता, तो आप काउंटिंग फिर इस साइड से करते फॉलोइंग द लोएस्ट लोकेंट रूल, बट अगर काउंटिंग यहाँ से की गई है तो गलत हो जाता है, ठीक है। सो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। 4,4 बिस मिथाइल 3 इथाइल, देखिए अगेन बेसिक मिस्टेक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की मिस्टेक। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Right, moving on to the next question. The IUPAC name for the compound. The IUPAC name for this compound. अब आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां लग जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5, मगर एक और फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, दैट इज कीटोन। तो कीटोन के लिए या तो ऑक्सो लगाते हैं या कीटो लगाते हैं। 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो या कीटो, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। अब आप देखिए बेंजीन रिंग है, बराबर से बॉन्ड्स लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके ऊपर 3 ग्रुप्स ऐसे लगे हैं जिनको कहाँ यूज करते हैं? प्रीफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर कर लेंगे। 1 2 3 क्लोरो, फिर मिथाइल, फिर नाइट्रो, ठीक है। 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 6 नाइट्रो, और क्या है? क्लोरो टोलुइन, ऐसे कह सकते हैं इसको हम, या नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन, राइट। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 6 नाइट्रो बेंजीन। सो दिस इज द सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड वन इसमें से, हाँ, 4 मिथाइल नहीं आएगा, राइट, पहले नाइट्रो नहीं आ जाएगा। 2 लोकेंट्स के ऑर्डर में नहीं मेंशन करते हैं, कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, C M and N, ऑलराइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, ऑलराइट, electronegativity of carbon atom depends upon their state of hybridization. In which of the following compounds the carbon with the asterisk is most electronegative? In which of the following compounds the carbon with the asterisk is most electronegative? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो sp कार्बन होता है, फिर उससे कम sp2 एंड फिर उससे सबसे कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो हम चेक कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस वाले कार्बन में, ए ऑप्शन में एस्ट्रिक वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है 1 2 3 4 sp3 है। बी ऑप्शन में 1 2 3 sp2 है, ठीक है। सी ऑप्शन के अंदर जो एस्ट्रिक वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp
और डी ऑप्शन के अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp2, यहाँ पे ये CH2 है, ऑलराइट, sp2 है, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, देख सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके हिसाब से अपना करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है विद marked with most electronegative. So option C is the most electronegative atom. All right. आगे चलते हैं. In which of the following functional groups isomerism is not possible? In which of the following functional groups isomerism is not possible? Alcohols isomers होते हैं किसके साथ? ethers के साथ. Aldehydes किसके साथ isomerism शो करते हैं? कीटोन के साथ. अल्काइल हैलाइड्स किसी के साथ भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं. साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स. स्टीम वोलेटाइल यानी कि जो स्टीम की प्रेजेंस में गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. These are generally insoluble in water. Yes, obviously ये water के अंदर soluble नहीं होते हैं, लेकिन steam में dissolve हो जाते हैं at room temperature, but are miscible with water vapor in vapor phase. देखिए water vapor phase में ये water में at room temperature dissolve नहीं होते हैं water में, लेकिन vapor phase में ये dissolve हो जाते हैं. A suitable method for the extraction of these oils from the flowers is, obviously अगर आपको किसी चीज में डिसॉल्व करना है और वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा, वाटर में लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन स्टीम में हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर रेस करके उसका स्टीम डिस्टिलेशन करा लेंगे. सो दिस करेक्ट ऑप्शन शुड बी स्टीम डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन कई टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. वी हैव स्टीम डिस्टिलेशन ओवर हियर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Next question. During hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the documents had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, which technique can give the best results? कॉलम ग्रुप देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, इंक यूज की गई है, और किसमें, कोई फोरेंसिक डिपार्टमेंट में या कोई डॉक्यूमेंट में इंक यूज की गई है. डॉक्यूमेंट में, हाँ डॉक्यूमेंट में इंक यूज की गई है. कितना सा सैंपल होगा, बहुत छोटा सैंपल साइज होगा ना, राइट. और कॉलम क्रोमैटोग्राफी बड़ा सारा स्ट्रक्चर होता है, राइट. तो उसके अंदर हम नहीं कर सकते. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं, डिस्टिलेशन के लिए भी नहीं, डिकम्पोज हो जाएगा. थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में हम थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक जो है वो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एक छोटा सैंपल साइज आराम से एक पेपर के ऊपर स्प्रेड आउट किया जा सकता है. चलिए मूव ऑन करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन पेपर क्रोमैटोग्राफी. पेपर क्रोमैटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? तो पेपर क्रोमैटोग्राफी के अंदर प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है वो होता है पार्टीशन, यानी कि डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत सारे सॉल्वेंट्स वाटर के साथ मिक्स किए जाते हैं और उसके अंदर कौन सा सॉल्वेंट कितना स्प्रेड आउट कर रहा है, दैट कम्स अंडर पार्टीशन. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग केटायंस? तो ये जो कार्बोकेटायंस दिए हुए हैं इनकी डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है. डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कार्बोकेटाइन दिया गया है जिसमें यहाँ पे 2 सपोर्टिंग CH3 ग्रुप्स हैं जो क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फर्स्ट वाले के अंदर CH पे जो प्लस है उसको रिड्यूस करने के लिए, चार्ज के लिए 2 साइड से CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं और उस चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है. सेकेंड वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन को एक CH3 ग्रुप इधर से सप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ लोन पेयर लेके बैठा है, ठीक है. ऑक्सीजन जो है यहाँ लोन पेयर लेके बैठा है और इधर से एक CH3 ग्रुप भी है, राइट. तो लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज,
लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैठा है ऑक्सीजन और जो कि क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो सके। सो दिस इज रादर दिस प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स खिंच के ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, एंड रादर दिस प्लस चार्ज इज गेटिंग डीस्टेबलाइज्ड। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, जिसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे खराब है। इट इज बीइंग डीस्टेबलाइज्ड। ऑलराइट, तो आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे मतलब ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये सबसे लास्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद और प्लस आई इफेक्ट भी, और यहाँ पे सिर्फ आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन, और ये तो स्टेबल ही नहीं है। सो द ऑर्डर शुड बी 2 then 1 and then 3। सो वो हमको मिलता है फर्स्ट ऑप्शन ए में, ठीक है। ए ऑप्शन के अंदर हमको ये ऑर्डर मिलता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन इसकी वजह से, रेजोनेंस की प्लस आर की वजह से हो रहा है। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। करेक्ट IUPAC नेम 2CH, और इधर अगेन C2H5 है, यानी कि इधर भी 2 CH और यहाँ पे भी 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए ये तो क्लियर है कि नंबरिंग इन एंड्स में से कहीं से होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमें यही दिख रही है, कितने, 6 कार्बन की। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस C2H5 के चक्कर में धोखा मत खा जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की 6 कार्बन, 3,4 डाईमिथाइल, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। कहाँ मिल रहा है हमको ऐसा, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, बी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन। Next question. Ionic species are stabilized by the dispersal of charge. Which of the following carboxylate ion is the most stable? ठीक है, most stable इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन है? अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे देखिए रेजोनेंस के फैक्टर पे। एक तो रेजोनेंस, देखिए यहाँ पे सब पे नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास यहाँ पास में डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पास में डबल बॉन्ड भी है, तो रेजोनेंस तो सब में कॉमन है। स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस से बहुत बढ़िया होता है और सब में हो रहा है। लेकिन अब हमें ध्यान में रखना है कि कौन इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, ठीक है। कौन इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा? तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन सब में हो रहा है, वो कॉमन बात है। उसके अलावा कौन अटैच्ड है, हमें फिर वो देखना पड़ेगा। CH3 ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर अंदर की तरफ पुश करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन क्लोरीन क्या है, विड्रॉ करेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वाइल CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन अंदर चेन के अंदर पुश करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की का काम करेगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्लोरीन से बेहतर यहाँ एक फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ तो 2 फ्लोरीन है, यानी कि 2 फ्लोरीन बहुत जोर से और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से कौन कम करेगा, उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? 2 फ्लोरीन एटम्स, दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द मोस्ट स्टेबल आयन। चलिए देखिए डी ऑप्शन, फ्लोरीन इज द, आप इसको सोल्यूशन पूरा पढ़ सकते हैं, यही बात यहां समझाई गई है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स जो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो, राइट, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन proceeds in 2 steps. The first step involves the addition of an electrophile,
नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? यहाँ दिया है 2 डिग्री कार्बोनाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोनाइन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? तो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा? देखिए प्लस H प्लस आ रहा है, ये है CH3 CH, अब ये डबल बॉन्ड है और CH2, इस पे ऐड होगा जाके कौन? कार्बन H प्लस आयन, सॉरी। ठीक है, तो या तो ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पे, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे आता है, इस वाले कार्बन पे आता है। मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस वाले कार्बन पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो अब क्या होगा? ये इनकमिंग H प्लस कहाँ जाके अटैच होगा? इसके पास अटैच होगा। ठीक है, इनकमिंग H प्लस कहाँ जाके अटैच होगा? इसके पास जाके अटैच होगा। तो यहाँ पर CH2 की जगह ये हो जाएगा CH3, H प्लस आयन यहाँ अटैच हो गया और इधर आ जाएगा एक प्लस चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरफ टूटा था तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जो टूटा हुआ बॉन्ड पेयर है वो इधर शिफ्ट हो गया, लोन पेयर। सो यहाँ पे आके H प्लस अटैच हो गया और H प्लस इधर अटैच होने की वजह से अब ये बन गया CH3। क्या बन गया? ये CH3। इसको हम ठीक से लिख देते हैं, ये बन गया है CH3, राइट। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। मान लीजिए बॉन्ड इस तरफ टूट जाता है। अगर बॉन्ड इस तरफ टूटता है उस केस में क्या होगा? अगर बॉन्ड इस तरफ टूटता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड एंड CH2, राइट, और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज को देख के वो H प्लस आयन किधर दौड़ा चला आएगा? इस माइनस चार्ज की तरफ दौड़ा चला आएगा, और जैसे ही वो इस माइनस चार्ज की तरफ दौड़ा चला आता है वैसे ही क्या होगा? यहां हो जाएगा CH2 और ये बन गया CH2 प्लस। अब देखिए, अब यहां पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, इसमें से स्टेबल कौन सा है? कौन सा कार्बोकेटाइन है जो स्टेबल ज्यादा होगा? अब देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, क्योंकि केटाइन, ठीक है, और ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इधर से और इधर से 2 CH3 ग्रुप हैं जो इसके चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। सो ये जो है ये स्टेबल बनेगा और बना रहेगा। ये जो है बहुत अनस्टेबल होगा क्योंकि इसके पास एक ही ग्रुप है जो इसको क्या दे रहा है? इसको, इसके चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दिस इज स्टेबल। सो व्हाट इज फॉर्म्ड इज व्हाटएवर इज स्टेबल इज सस्टेन्ड, राइट। सो यहाँ पे स्टेबल कौन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो C शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो बना रहेगा और स्टेबल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यस, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इन 2 डिफरेंट वेज। द करेक्ट वे ऑफ correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br is, देखिए यहाँ पे CH3Br। अब ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट मतलब काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन। सो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और हेट्रोलिटिक फिजन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बॉन्ड टूटने पे जो बराबरी से इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए थे वो टूटेंगे तो किधर जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किस तरफ बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा? ये बॉन्ड टूटने पर कौन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा? CH3 तो प्लस चार्ज के साथ रह जाएगा और ब्रोमीन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ब्रोमाइड आयन बनेगा और CH3 प्लस जो है मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। सो CH3 प्लस एंड Br माइनस, CH3 प्लस Br माइनस बनेगा। बॉन्ड देखिए, इसमें बॉन्ड किस तरफ टूट रहा है? बॉन्ड इस तरफ टूट रहा है। सो B शुड बी द करेक्ट आंसर। CH3 प्लस, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में प्रोडक्ट सेम है लेकिन बॉन्ड ये इस तरफ टूटता दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो CH3 के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, वो गलत है। CH3 की तरफ नहीं होंगे, किधर होंगे? ब्रोमीन की तरफ, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन
बी। चलिए, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। इनमें से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसकी किसकी? C2 की, C3 की, C5 की एंड C6 की। तो चलिए, C2 की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। देन C3 में 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर किसका पूछा है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन, और इसके चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं sp के, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो सबसे पहले sp, then sp3, then sp2 and then sp3. This is the correct option. यहाँ पे आएगा करेक्ट ऑप्शन, राइट? कौन सा वाला? डी ऑप्शन. दिस इज द करेक्ट आंसर. The correct decreasing order of priority for the functional groups of organic compounds. Correct priority order कौन सा है इनमें से? चलिए एक बार देखते हैं कौन सा करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है. कौन कौन से ग्रुप्स दिए गए हैं यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी पे होता है. सेकंड प्रायोरिटी SO3H की होती है, फिर CONH2 की होगी, और फिर एल्डिहाइड आएगा. तो ये ऑर्डर कहाँ दिया गया है? CONH2 सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं, ये भी नहीं, ये यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये बिल्कुल एप्ट आंसर है कि COOH, देन SO3H, देन CONH2 एंड देन CHO. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. How many acyclic isomers are possible for C4H10? C4H10 क्या है? पहले तो इसको आइडेंटिफाई करें. CnH2n + 2O. क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा अल्कोहल. अब अगर आपको ये समझ में आ गया है कि इससे अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल से फिर आप एसाइक्लिक आइसोमर्स बहुत आराम से बना सकते हैं. एसाइक्लिक आइसोमर्स अल्कोहल के कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला, कितने कार्बन का अल्कोहल है? 4 कार्बन का. तो 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ लगा है OH, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है. अब इसको सेकेंड कार्बन पे आप ले आइए, ये सेकेंड कार्बन पे OH लग गया. अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं? इस 4 कार्बन की चेन में, 4 कार्बन की चेन को आप 3 कार्बन का बना सकते हैं. यस और नो? यस और नो? आप इस 4 कार्बन की चेन को, चलिए हम कार्बन लिख देते हैं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो हम यहाँ कार्बन्स लिख देते हैं. 1 2 3 4 कार्बन की चेन है. पहला यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, 1 और 2 फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे. फिर आप क्या कर सकते हैं? इस 3 कार्बन की चेन का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर एक अल्कोहल, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है. और एक और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है. तो अपने को स्ट्रेट चेन में अल्कोहल्स में कितने स्ट्रक्चर्स मिल गए? 1 2 3 4. तो 4 स्ट्रक्चर्स तो हमको ये किसके मिल गए हैं? अल्कोहल के मिल गए. अब अल्कोहल का आइसोमर कौन होता है? ईथर होता है. अल्कोहल का आइसोमर कौन होता है? ईथर होता है. तो ईथर देखिए 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 O CH3, देन CH3 CH2 O CH2 CH3. एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन हैं, तो इन 3 कार्बन के साथ फिर हम कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे चेन में CH3 CH3, ये दोनों अगर इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएं, और उसके बाद CH O CH3, ठीक है. ठीक है, चलिए तो हमको यहाँ पे ये 3 स्ट्रक्चर्स और मिल गए हैं ईथर के. ये 3 स्ट्रक्चर्स हमको ईथर के मिल गए हैं, और ये 4 स्ट्रक्चर्स हमको अल्कोहल के मिल गए हैं. तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? ए साइक्लिक आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं? 4 और 3 7. सो टोटल नंबर व्हाट वी हैव इज 7, राइट. ए ऑप्शन 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज 7. Let's see. So here we have 7 isomers.
Now next, multiple correct. Which of the following pairs are not functional isomers? Which of the following pairs are not functional isomers? इनमें से functional isomers कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। पहला है एल्डेहाइड। एल्डेहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? कीटोन। तो ये है एल्डेहाइड, देन ये है कीटोन, हाँ कीटोन, ये भी है कीटोन, और ये क्या है? ये है एल्डेहाइड। ओहो, तो ये तो फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। कौन किसका फंक्शनल आइसोमर? चलो कार्बन गिनते हैं, कार्बन गिन लें जरा एक बार। 1 2 3 4 कार्बन, और 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 and 2 तो फंक्शनल आइसोमर्स बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 1 and 3 हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन, ऊपर कितने हैं? 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4, ओके। यहाँ 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ओके। तीसरे वाले में चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। चलिए तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है यहाँ पे, एक बात जरूर है यहाँ पे कि एल्डेहाइड, एल्डेहाइड का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, और कीटोन, कीटोन का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। यस, सो फंक्शनल आइसोमरिज्म एल्डेहाइड और कीटोन के बीच में होता है। तो 2 एल्डेहाइड और 2 कीटोन दिए हैं, तो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर है? लेट्स सी, 2 and 3, तो 2 and 3, 2 हो गया कीटोन एंड 3 हो गया कीटोन, ओके। सो 2 and 3 डेफिनेटली फंक्शनल आइसोमर नहीं है, नॉट पूछा है तो नहीं है। एंड फिर दूसरा तो फिर यही होना चाहिए 1 and 4, सो 1 and 4, A and C, 1 and 4 आर ऑल्सो नॉट द फंक्शनल आइसोमर्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, 1 and C, A and C, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज दैट शुड हैव, न्यूक्लियोफाइल नाम से बता रहा है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस से किसको प्यार हो जाएगा भैया? जो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा वही पॉजिटिवली चार्ज से प्यार करेगा। तो नेगेटिवली चार्ज कौन है यहाँ पे? जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने के लिए, तभी तो बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। तो या तो उसके पास वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो, या उसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जेब में रखे हो, या तो उसके पास लोन पेयर हो या फिर वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, ऐसा स्पीशीज जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हो, या फिर वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो। और दोनों बातों का मतलब यही है कि वो खुद नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। Okay, moving further to the next question. Hyperconjugation involves delocalization of. Hyperconjugation के अंदर सिग्मा बॉन्ड का delocalization होता है, ठीक है। Electrons of carbon, hydrogen, sigma bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system. Obviously एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक अनसैचुरेशन, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए उसका। जब डबल बॉन्ड, जो उसका पाई बॉन्ड टूटेगा, तो फिर कौन हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा? सिग्मा बॉन्ड ऑफ द अल्फा कार्बन, जो एडजेसेंट कार्बन है उसका पास सिग्मा हाइड्रोजन्स, मतलब सॉरी अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए, राइट। तो वहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला तो पहला वाला तो करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली अटैच होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ये भी सही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड वो थोड़ी ना शो करेंगे, शो तो कौन करेगा? एडजेसेंट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन है, उस कार्बन के हाइड्रोजन्स शो करेंगे, राइट, अल्फा कार्बन। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये दोनों गलत हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following compounds contain all the carbon atoms in the same hybridization state? Same hybridization state में पहला कार्बन हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स है sp, इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स है sp, इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स है sp। इसको चेक करते हैं, इसके पास पहला कार्बन है 2 और 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पहले कार्बन का, दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है s एंड p, और इसका
1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो ये नहीं है, हाँ ये जरूर है, ए वाला बिल्कुल है। बी पे चलते हैं, CH3 ये sp3 है, ये तो हमको दिख ही रहा है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp एंड sp3, तो ये भी नहीं है, डेफिनेटली ये होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है। तो 2 और 1 3, तो sp2 1 2 3 sp2 1 2 3 sp2, और इधर भी sp2, 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड sp2, सो ये A एंड D हैं करेक्ट ऑप्शंस आपके। चलिए इसके साथ ही हमारा असाइनमेंट फिनिश होता है, चेक कर लेते हैं आंसर, A एंड D करेक्ट, राइट। तो इसके साथ हमारा ये वाला असाइनमेंट फिनिश होता है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के असाइनमेंट के साथ, आप लगे रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।